सतनाम जोहार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय भीम, नमो बुद्धाय। भाई साहब, मानवता चैनल में जुड़े सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ जगदीश सतनामी। आज के हमारे खास परिचर्चा पर हमारे साथ जुड़े बहुजन समाज पार्टी के छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत कुमार पोएम जी है। मैं भाई साहब जी मानवता जय जी चैनल सादर के जय लाइव भीम स्टूडियो आपको। अमेरिका से मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है हेमंत कुमार पोएम जी। जय भीम, नमो बुद्धाय। जी जय भीम आप लोगों को भी। जी जी। जैसा कि छत्तीसगढ़ में एक ऐतिहासिक प्रदर्शन अभी कल परसों हुआ है, और उस नग्न प्रदर्शन को लेकर के पूरे देश और दुनिया में बहुत चर्चा छिड़ गई है। और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद में युवाओं के द्वारा, दलित बहुजन युवाओं के द्वारा पहली बार ऐसा प्रदर्शन देखने को मिला है। तो मैं आज की इस परिचर्चा पर हेमंत कुमार पोएम जी, चूंकि एक राष्ट्रीय दल के छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं चाहूंगा कि उनकी प्रतिक्रिया इस नग्न प्रदर्शन को लेकर, आखिर ऐसे युवाओं को करने पर क्यों मजबूर होना पड़ा। और मैं इस पर प्रतिक्रिया के लिए हेमंत कुमार पोएम जी से आग्रह करता हूं कि आज की इस परिचर्चा पर अपनी बात। हेमंत कुमार पोएम। जी जगदीश सिंह सतनामी जी जय भीम, और हमारे साथ जुड़े हुए और एक साथी अ, उनको भी सादर जय भीम। जी जी। देखिए, जो ये प्रदर्शन हुआ है, निर्वस्त्र होकर के युवाओं ने जो प्रदर्शन किया, इसके पीछे के कारण को जानना पड़ेगा। अब जी जी। हम लोगों को हम्म। ये क्या जी आवश्यकता पड़ी इसके। तो देखिए, सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा एक जी। आदेश जारी हुआ था, हम्म जिसमें जो है ये 25/11/2020 को एक आदेश जारी हुआ था, जिसमें समस्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, अपर सचिव, विशेष सचिव, जो भी विभागों के होते हैं उनके नाम से, कि हम्म उसमें जो है कि जाति प्रमाण पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति के द्वारा जो झूठे हम्म और फर्जी गलत पाए गए जाति प्रमाण पत्र हैं, और उस प्रमाण पत्र के आधार पर जो नौकरी लगे हुए जो कुछ कर्मचारी हैं, तो हम्म। उन लोगों को बर्खास्त करने का आदेश जारी हुआ था, और जी गिरफ्तार करने और उनको जो है गिरफ्तार करने की मांग करके, मतलब आदेश के आधार पर कार्रवाई करने के लिए, जी। जो कि नहीं हो रहा था आदेश जारी होने के बाद भी। तो उसको जो हम्म है उनको इस आदेश के आधार पर कार्रवाई किया जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए, इसकी मांग को लेकर के हम्म 19 जून 2023 से 28 जून 2023 तक जो नया रायपुर के धरना स्थल माना तूता में 6 युवकों ने आमरण अनशन भी किया था, जी जी। और जिसको लोग लेकर के शासन प्रशासन ने इनकी कोई सुध नहीं ली और किसी प्रकार से बातचीत नहीं किया, ना इनकी मांग को गंभीरता से लिया, ना ही सरकार की कोई रुचि दिखाई कि ये जो मांग कर रहे हैं इस पर कुछ कार्रवाई किया जाए। तो इससे जो है इन युवाओं में जो आक्रोश पनपा कि भाई, जो इस देश के अंदर में जो भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जो हजारों साल से दबाए हुए लोग हैं, सताए हुए लोग हैं, उनको जो है मुख्य धारा में लाने के लिए जो उसका प्रदर्शन, उसका जो व्यवस्था किया गया, आरक्षण की व्यवस्था की गई और भागीदारी देने की व्यवस्था की गई, उस पे जो है अन्य लोगों के द्वारा जो है फर्जी तरीके से एंट्री करके उनके अधिकारों को डाका डाला जा रहा है। इसके विरोध में, क्योंकि सरकार जो है इनके सरकार की कान में जूं नहीं रेंग रही थी, तो तब इन लोगों ने, इन युवाओं ने ये जो है पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश के साथ साथ पूरे देश का ध्यान आकर्षित करने के लिए कि छत्तीसगढ़ में किस तरह से आरक्षित वर्ग के अधिकारों पर जो है दूसरे लोगों के द्वारा हनन किया जा रहा है, डाका डाला जा रहा है, इसको देश दुनिया को बताने के लिए इन लोगों ने ये जो सहारा लिया इस तरह का, क्योंकि जहां पर सहनशीलता की सीमा समाप्त होती है, वहीं से क्रांति का उदय होता है, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा। और इन युवाओं ने जो ये तरीका अपनाया, जिससे आज कम से कम इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है, देश दुनिया में चर्चा जी हो रही है। तो जो है, और इन लोगों ने जो है बकायदा जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया, आवेदन दिया कि हम जो है, अगर सरकार हमारी मांग को नहीं मानती है तो हम निर्वस्त्र होकर के प्रदर्शन करेंगे।
तो जी सरकार ने उनके इस आवेदन को भी गंभीरता से नहीं लिया, ना ही पुलिस ने कोई गंभीरता से नहीं लिया। तो युवाओं को फिर अंत में जो है अपने कमिटमेंट को पूरा करने के लिए इस तरह से होकर के रोड में उतरना पड़ा, और जिससे पूरे देश दुनिया में छत्तीसगढ़ सरकार की थू थू हो रही है, उसकी बदनामी हो रही है, और इससे सरकार की ही जो गलत छवि जो है देश दुनिया में गई है कि किस तरह से यहाँ पर जो है युवाओं के साथ में, बेरोजगारों के साथ में, आरक्षित वर्ग के साथ में जो है अन्याय हो रहा है। इसका संदेश गया है, और इस सरकार के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है, निंदनीय बात है। सरकार इसमें पूरी तरह से जिम्मेदार है। जी। जी जी। सर मैं आपसे आपसे अगला सवाल करना चाहूंगा कि जिस ढंग से इस मामले को लेकर आज नवभारत में भी ये प्रश्न उठाया गया है कि ये जो मामला है बीजेपी के 15 साल के कार्यकालों का मामला, लंबित मामला है। तो आखिर में जिसमें शुरू में इसकी जो मामले आए थे 2000 से लेकर 2020 तक, उसमें 758 का मामला था। उसके बाद में जांच जब हुई तो 659 की जांच पाया गया, उसमें फर्जी पाया गया, जिसमें पूरी तरीके से फर्जी जो है 267 चिन्हांकित कंप्लीट हुआ। तो इसके ऊपर में इतने लंबे समय तक कार्रवाई नहीं हो पा रहा। दो दो सरकार बीत जाना, और इस सरकार की भी निष्ठा पर, में इनकी ईमानदारी पर भी प्रश्न चिन्ह लगा है। और ये एक दूसरे के ऊपर में मतलब वो पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पिछली सरकार का मामला है। तो आज एक कदावर जो अनुसूचित जाति के मंत्री है शिव डहरिया जी, उन्होंने कहा भी कि ऐसा प्रदर्शन करना ठीक नहीं है और संवैधानिक रूप से गलत है। तो क्या संविधान में ऐसी प्रदर्शन करना, या जो इन लोगों ने पहले भी आमरण अनशन किया, कई उसमें बीमार पड़े और सरकार को कई बार कई तरीके से इसमें कार्रवाई के लिए आवेदन भी दिए, फिर भी जब नहीं हुआ तो ये सब इनको करना पड़ा, तो ये संवैधानिक है और संवैधानिक है जिस ढंग से एक मंत्री मंत्री जी कह रहे हैं? देखिए, आज जो देश के एक पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में जो घटना हुई थी बीच में, जहां जी पर आदिवासी और गैर आदिवासियों के बीच में एक युद्ध छिड़ा हुआ है, वहां पर भी मारकाट मची हुई है। और जी जिस तरह से वहां पर भी आदिवासियों के ऊपर में सरकारी पुलिस या अत्याचार हुआ, तो वहां पर भी हमारे आदिवासी महिलाओं ने निर्वस्त्र होकर के वहां पर भी एक प्रदर्शन किया था। तो जी देखिए जगदीश जी, जब जब जी जो है, जब कोई तानाशाही सरकार गूंगी बहरी हो जाती है, अंधी हो जाती है, जब लोगों को जो है कोई विकल्प नहीं दिखता है कि जब हम संवैधानिक तरीके से सही तरीके से जो अपनी मांगों को रख रहे हैं, शालीनता से अपनी मांग को रख रहे हैं, तो सरकार के कान में जू नहीं रह रही है, और जो है कि उसमें कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है, और हमारी बात को कोई औचित्य ही नहीं है। तो इस तरह से भी अपने आप को सार्वजनिक रूप से अपमानित खुद को करने के लिए भी मजबूर भी होना पड़ता है लोगों को। हालांकि इस जी तरह से प्रदर्शन को मैं भी उचित नहीं मानता, लेकिन जब व्यक्ति मजबूर हो जाता है, जब अंतिम विकल्प रूप में उसको कुछ भी नजर नहीं आता है, तो इस तरह के कार्य करके सरकार को जो है चेताने का काम इन युवाओं ने किया है। हम इनकी जो है इस तरीके का समर्थन तो नहीं करता, लेकिन इनकी जायज मांगों को देखते हुए जो हम पे मांग रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी मांग कर रही है कि इनके ऊपर जो कई धाराएं लगा करके इनको जेल में भेज दिया गया है, इनको तत्काल रिहा किया जाए, और इनकी जो मांग है उस पर जी गंभीरता से विचार करते हुए सोचा जाए, ना कि इन युवाओं के ऊपर कार्रवाई, इन युवाओं को जो सताना, इनको डराना धमकाना, ये गलत बात है। ये जो मांग जी। कर रहे हैं उसको अगर ये लोग कर देते, गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग, तो उनको इस तरह से प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसको सरकार को ध्यान देना चाहिए। हालांकि जी ये जो है अति अति मजबूर होकर के इनको ये करना पड़ा। जी जी। सर मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगा, जिस ढंग से तमिलनाडु के किसान लोग दिल्ली के जंतर मंतर में चूहे खाकर अर्धनग्न होकर के, वहां भी किसानों को ध्यान आकर्षित करना पड़ा। उसके ऊपर भी सरकार के बहुत किरकिरी हुई थी उसमें। जो तमिलनाडु के किसान थे अपनी मांगों को हम्म। लेकर, वहां भी ऐसे तो देश में बगाहे बगाहे अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ऐसी
किसानों का भी आंदोलन आप देख सकते हैं कि वहाँ कितना उनको टॉर्चर किया गया, पानी बरसाया गया, लाठी डंडे मारे गए, कई लोगों को ट्रक में कुचल दिया गया। तो ये सब घटनाएं आज के इस लोकतंत्र में, संविधान के रहते हुए भी आम जनता करे तो क्या करे। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। अमेरिका में एक जो काले आदमी को, वहां के जो गोरा पुलिस था, उसने हम्म। उनको दबा के उसको मार डाला। उसको लेकर के अमेरिका में पूरे जो वहाँ की जो जनता है सड़कों पे उतर करके उसका विरोध किए, और वाकई में वहाँ के राष्ट्रपति को झुकना पड़ा और तत्काल कार्रवाई करना पड़ा। तो ये उदाहरण आखिर बड़े देशों में लेकर, चाहे भारत जैसे देशों में, लोकतांत्रिक देशों में जो अंतर देखने को मिलता है, इस दृश्य से देखते हैं। वही। देखिए, हाँ देखिए, आज अमेरिका जो है एक विकसित देश है। और विकसित देश आज वो इसलिए है क्योंकि वहाँ के जो गोरे लोगों ने जो है, जो उनके जी। इतिहास में उनके पुरखों ने जो अश्वेतों के ऊपर अत्याचार किए, उसका उनको एहसास हुआ। आज गोरे लोगों ने उसको एहसास किया और इसके लिए जी। उन्होंने अपने आप को दोषी माना। और उन्होंने जो है कि एक ऐसी प्रणाली विकसित की वहां पर कि हर चीज में, हर जगह पे, चाहे आप देख लीजिए, खेल में देख लीजिए, सिनेमा में देख लीजिए, राजनीति में देख लीजिए, व्यापार में देख लीजिए, हर जगह वहां पर अमेरिका ने जो है, जो गोरे लोगों ने अश्वेतों को उनका हिस्सा देने का काम किया। और इसके लिए उन्होंने पश्चाताप भी उन्होंने किया कि हमारे पुरखों से गलती हो गई। तो इस तरह से जो वहां पर अश्वेतों को उनका हक अधिकार मिलना शुरू हुआ, उनकी जो है कि प्रतिनिधित्व उनको दिया गया, हर क्षेत्र में उन्होंने आगे बढ़ करके आज जो है अमेरिका जो है आज देश में, दुनिया में राज कर रहा है। तो जहां जी। पर जो बहुसंख्यक आबादी है, जिनको अगर गुलाम बना के रखा जाएगा, और आजादी के 75-76 वर्षों बाद भी जो भारत जैसा देश है, जो विशाल राष्ट्र है, यहाँ के जो शोषणकारी जो लोग हैं, यहाँ के जो तथाकथित जो अपने आप को उच्च वर्णीय मानते हुए अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने का काम करते हैं, इन लोगों ने जो है कि यहाँ के दलित, आदिवासी, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को उनका वाजिब हक आज भी देने का काम इन्होंने नहीं किया। और ना ही इनको कोई जी। पछतावा हो रहा है कि हमारे पुरखों ने आपके ऊपर अत्याचार किए। तो अगर ये अपने आप को सुधार लेते और अपने आप को जो है मान लेते कि नहीं भाई, ये ऐतिहासिक भूल हुई है, तो हमको जो है इन लोगों को जो भारतीय संविधान में प्रावधान है, उसके आधार पर इनको हर चीज में इनका प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। तो अगर ये आज भी अगर इस भूल सुधार को करते हुए प्रतिनिधित्व के तहत में ST SC OBC को भागीदारी देते हैं, माइनॉरिटीज को भागीदारी देते हैं, तो निश्चित रूप से भारत भी एक अमेरिका से भी ज्यादा आगे बढ़ने वाला एक विकसित देश बन जाएगा। लेकिन जी। जरूरत है नियत और नीति। सोच की। नीति और सोच और नियत साफ होने की जरूरत है। भारत को विकसित देश बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन आज भी यहाँ पर इस तरह से इनके साथ में व्यवहार हो रहा है, इस वजह से आज जो इन युवाओं को जो है इस तरह का करना पड़ा। आप देख लीजिए मध्य प्रदेश के सीधी में जो पेशाब कांड हुआ, उसमें जी। भी एक जी। जी। आदिवासी के ऊपर में एक जो है कि तथाकथित जो है अपने आप को उच्च वर्णीय समझने वाला दबंग भाजपा के नेता ने पेशाब करने का काम किया। ये कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? आज भी ये लोग समझने को तैयार नहीं है कि आज लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, वोट का अधिकार है, समानता का अधिकार है। ये मानते ही नहीं है भारत के संविधान को। भारत के संविधान को मानेंगे तो भारत भी विकसित देश बन जाएगा, सबको समान अधिकार मिल जाएगा। लेकिन ये नहीं दे रहे हैं, तो भारत जैसे देश में इस तरह की घटनाएं होती हैं और आगे भी होती रहेंगी जब तक ये लोग अपने आप में सुधार नहीं कर लेते। जी। हेमंत कुमार पोयम जी, जैसा कि अभी हम अगर बस्तर का मामला देखें, छत्तीसगढ़ के जो प्लेन एरिया है, उस एरिया में नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जो हमारे आदिवासी लोग हैं, वहाँ के जो पढ़ने वाले हैं, बालक बालिका हैं, वहाँ के किसान हैं, वहाँ की स्थिति के बारे में तो आप बिल्कुल से अवगत है ही। लेकिन जो अभी 5 साल के अंदर में अगर हम देखते हैं, तो आए दिन अनुसूचित जाति शतनामियों के साथ भी उनका, चाहे ये धार्मिक मामले में उनका जैत खाम का मामला हो, चाहे उनको विभिन्न प्रकार के प्रताड़ना का मामला हो, चाहे ये मामला हो, इसमें देख करके अगर अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों में कहीं ना कहीं इस सरकार के प्रति आपको आक्रोश नजर आती है या नहीं आती है? क्या आप एक जिम्मेदार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, क्या इसका आने वाला जो चुनाव है, इसमें क्या प्रभाव
आप देख सकते हैं? कैसा लगता है? क्योंकि 14 लोगों को जो लड़के, युवा लड़के हैं, ये अनुसूचित जाति से जुड़े हैं, और ऐसे लोगों के ऊपर में मुकदमा जो अपने जायज मांग को लेकर इनको मुकदमा करके इनको जेल में डाल दिया गया है, जिससे समाज में एक नया आक्रोश उत्पन्न हो चुका है। इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, ये जो है छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी के विदाई होने का संकेत है। इस तरह से जी। अनुसूचित जाति के बच्चे लोगों ने इस तरह से प्रोटेस्ट किया, इस तरह से आंदोलन किया, और एक संदेश दिया कि छत्तीसगढ़ की सरकार अनुसूचित जाति की विरोधी है। और इससे पहले भी देखा जाए तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने मिल करके अनुसूचित जाति का जो रिजर्वेशन है वो 16% से घटा करके 12 किया, फिर 13 किया, फिर 12 किया। इस तरह से इनके साथ रिजर्वेशन का जो इनका अधिकार है उसको साथ भी छेड़छाड़ करने का काम किया, जिसके लिए भी अनुसूचित जाति के लोगों ने पूरा विरोध किया। बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ में हुआ, और बहुजन समाज हम्म। पार्टी के दोनों विधायकों ने भी विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया। और जी। जहां तक बात है आदिवासियों की, तो आदिवासी तो वैसे ही नक्सली समस्या से ग्रसित है। सरकार कोई गंभीर नहीं है इस समस्या से निपटने के लिए। तो रोज जो है आदिवासी मारा जा रहा है। तो आदिवासी का रिजर्वेशन को भी 32 से 20 किया गया, फिर 32 किया गया। इस तरह से उनके साथ भी जो है इस तरह से लगातार जो है कि आगे पीछे करते करते उनके साथ भी कई सारा अन्य अत्याचार हुआ। तो आदिवासी भी आज जो है सरकार के खिलाफ में कई जगह आंदोलन कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि भानु प्रतापपुर जो उपचुनाव हुआ, वहां पर आदिवासी समाज ने अपना खुद का प्रत्याशी खड़ा किया, और बहुत अच्छा वोट उन्होंने 23,000 वोट लाने का काम किया। तो आदिवासी समाज भी समझ रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों जो है उनको केवल और केवल वोट बैंक मानने का काम करती है, और उनके हित में कोई काम नहीं करती। तो आदिवासी समाज स्वयं जो है इस बार सरकार के खिलाफ में चुनाव भी लड़ने के मूड में है, ऐसा हमको पता चला है। और जहां तक जी। ओबीसी की बात है, ओबीसी आज तक जो है चुपचाप रहने वाला समाज था, कुछ बोलता नहीं था, बीजेपी के पीछे झंडा उठा के घूमता था। लेकिन आज मान्यवर साहब कांशीराम जी, बहन कुमारी मायावती जी और बीएसपी के मेहनत के कारण आज उनको जो है मंडल आयोग के बारे में पता है, काका कालेलकर आयोग के बारे में पता है, 27% रिजर्वेशन नहीं मिल रहा उसको पता चल गया। वो लोग भी आंदोलन करते रहते हैं। उन लोगों ने भी सरकार के खिलाफ में कई आंदोलन किया। तो आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में एसटी, एससी, ओबीसी तीनों वर्गों के लोग जो है इस बार सरकार के खिलाफ में है, और बीजेपी और कांग्रेस दोनों की जो जुगलबंदी को भी समझ चुके हैं, और निश्चित रूप से अब वो लोग तीसरा विकल्प ढूंढ रहे हैं। और आप देखते होंगे कि छत्तीसगढ़ में तीसरे नंबर पे बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा मजबूती से चुनाव लड़ती है, सीटें भी जीतती है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं इस बार कि इस बार जो सरकार के खिलाफ में जो माहौल है, एससी, एससी, ओबीसी के लोग जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ में, उसका फायदा बहुजन समाज पार्टी को मिलेगा, और निश्चित रूप से हमारी सीटें भी बढ़ेंगी और हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा होगा। जी। हेमंत कुमार गोयम जी, आप एक युवा आदिवासी है, और जिस ढंग से छत्तीसगढ़ की स्थितियां है, वो आदिवासियों की जो अनुपात है, वो बढ़ते क्रम में था। और अभी आप देखेंगे कि भारत वर्ष में हर 11वें साल में, 10वें साल में जनगणना होती थी। ये जनगणना भी केंद्र सरकार ने नहीं कराई। सेंसस नहीं होने के कारण जो जातिगत जनगणना की मांग जो देश भर में वो करते रहे, उस पर भी कहीं ना कहीं जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है या जो भागीदारी है वो सुनिश्चित होती है। और सशक्त नहीं होने के कारण जो हमारे जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के जो लोग की जो अनुपात है, उस पर भी एक सवाल खड़ा हो गया है देश के अंदर। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ के जो 90 विधानसभा की सीटें हैं उसमें हमारे 34 विधायक होते थे, आदिवासियों के लिए रिजर्वेशन होता था। और आज जी। जो है उसको घटाकर परिसीमन के नाम से 29 कर दिया गया है। तो जी। 5 आदिवासी सीटों को घटा दिया गया है। जी। और इसके पीछे कारण यही बताया गया कि आदिवासियों की जनसंख्या कम हो गई। तो हम यही पूछना चाहते हैं कि जब दुनिया के सभी वर्ग की जनसंख्या बढ़ती है, आदिवासियों की जनसंख्या कैसे घट गई? तो इसके हम्म। पीछे भी इन्हीं कांग्रेस, बीजेपी जैसी जो पार्टियां हैं जो पूंजीवादी नीतियां जो अपनाती हैं, जो आदिवासियों को लगातार जो है
उनके जल जंगल जमीन से विस्थापित किया जा रहा है। उनके जमीन के नीचे जो बेशकीमती खनिज संपदा है उसको जो है उसको हथियाने का लेने काम के किया लिए, जाए। उसको खनिज संपदा को हड़पने के लिए होड़ मची हुई है उद्योगपतियों में। और ये सरकार जो है पूरी तरह से उनकी मदद कर रही है। इसकी वजह से जो है आदिवासियों को जल जंगल जमीन से खदेड़ा जा रहा है। अब उसके लिए जो बहाना बना दिया कि नक्सली समस्या, तो नक्सली समस्या कोई बड़ी बात नहीं है। अगर समस्या को हल करने के लिए सरकार जो है ये ईमानदार हो, तो जो इसके लिए वह जो जिम्मेदार हैं हमारे आदिवासी समाज के जो रिजर्वेशन से चुन करके जो गए हैं विधायक और सांसद, ये उनकी बड़ी बड़ी जवाबदारी है। बिल्कुल भी इन लोगों ने समाज के प्रति कोई ईमानदारी से अपना नेतृत्व का काम करने का काम नहीं किया, और न ही समाज के प्रति इन्होंने सोचा। तो आज जो है इन्हीं विधायकों सांसदों की जो इनकी गलत नीतियों के कारण और सर गैर जिम्मेदाराना सामाजिक रवैये के कारण जो है आज समाज जो है बहुत ही खतरे में जी रहा है। आज समाज आदिवासी समाज आज संकट में है। उनकी जनसंख्या लगातार कम होती जा रही है। आने वाले परिसीमन में और भी आदिवासी सीटों को कम करने का इनका चल रहा है प्लान। तो ये आदिवासी समाज के लिए भाजपा कांग्रेस एक बहुत ही ऐसी पार्टियां हैं कि इनको तो लगा बिल्कुल भी हमको जो है छोड़ देनी चाहिए। और बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से मैं हमेशा आदिवासी समाज से यही अपील करता हूं कि कांग्रेस और बीजेपी को जितनी जल्दी छोड़ दिया जाए उतना अच्छा अपने आदिवासी समाज के हित के लिए काम होगा और आने वाली पीढ़ी का भविष्य इसी में बनेगा। तो लगातार आदिवासी समाज जो है कांग्रेस और बीजेपी की नीतियों को समझ करके उससे लगातार दूर होते जा रहा है। ये निश्चित रूप से आने वाले समय में पता चल जाएगा लोगों को। जी, हेमंत कुमार पोयम जी, मैं अगला सवाल आपसे ये चाहूंगा कि जिस ढंग से बाबा साहब ने संविधान में वोट देने का अधिकार दिए, एससी एसटी के एमपी एमएलए का निर्धारण हुआ, उसी के अनुपात में अपने समाज की भलाई करने के लिए इनका क्षेत्र का प्रतिनिधित्व के लिए रिजर्वेशन क्षेत्र बना। लेकिन ये अपने समाज का प्रतिनिधित्व करने के बजाय जब चुनाव कर जीत करके जाते हैं तो ये पार्टी के पिट्ठू बन जाते हैं। किसी पार्टी के, जो चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस पार्टी का हो, या अन्य कोई पार्टी का, तो उसके ही मतलब उसमें पद चिन्हों में चल करके अपने समाज की अन्याय अत्याचार को तिलांजलि दे देते हैं। जैसा कि अभी मध्य प्रदेश में, वहां भी एमएलए होंगे, वहां भी सांसद होंगे जी। एस सी एस टी ओबीसी के, तो किसी ने भी कोई मुंह नहीं खोला और ना ही कोई आवाज नहीं उठाई। अभी तक हमने किसी बड़े अनुसूचित जाति जनजाति के नेताओं को इस पर स्टेटमेंट देते हुए, या किसी मंत्री को हमने नहीं सुना देखा कि ये एक झूठ होकर के इस पर कोई इस्तीफा देने की बात कहें कि हम सरकार को चाहे तो गिरा सकते हैं। तो ऐसी बातों को लेकर के जो आदिवासी समाज के एमएलए एमपी है, जो अगर हम देखेंगे तो पूरे एमपी के रूप में 547 सांसदों में 131 एक सौ एमपी इकतीस हमारे, 131 एस टी एस सी के ST सांसद हैं। तो ये इनमें से एक भी सांसद इस मुद्दे को लेकर, इस गंभीर विषय को लेकर आज भी आजादी के इतने वर्षों के बाद, संविधान के होने के बावजूद भी एक खुलेआम एक व्यक्ति आदिवासी के सिर पे पेशाब कर रहा हो और कोई मुंह ना खोले, इसको आप किस नजरिए से देखते देखिए जगदीश जी, ये जो इसके पीछे का कारण है ये कोई यकायक नहीं है कि इतने सारे संख्या में हमारे विधायक सांसद जीत के जाने के बावजूद भी अगर हमारा समाज जो है अन्याय अत्याचार से पीड़ित है उसके बाद भी ये लोग कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। तो इसके पीछे के ऐतिहासिक कारण को देखेंगे तो जो 17 अगस्त 1932 को भारत देश के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अंग्रेजों से 2 वोट का अधिकार मांगा था। और हैं? जो इस देश के ST SC के लिए स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र के उन्होंने मांग को हासिल कर लिया था, ताकि जो ST SC के विधायक बनेंगे वो उन्हीं के वोटों से बनेंगे। रिजर्व स्टेट में वही चुनाव लड़ेंगे और उन्हीं के लोग ही वोट डालेंगे, ताकि जी इनके समाज से समाज के प्रति सोचने वाला सच्चा लीडर पैदा हो सके, सच्चा MLA और MP पैदा हो सके, जिसको कांग्रेस पार्टी ने और गांधी जी ने जो है उसको जो है अनशन करके उस 2 वोट के अधिकार को छीनने का काम किया।
और बाबा साहब को पुनः पैक्ट करने के लिए मजबूर होना पड़ा, और 2 वोट का अधिकार छीन करके सामान्य निर्वाचन हो गया और संयुक्त निर्वाचन हो गया, जिससे जो है आज अगर आदिवासी क्षेत्र में देखेंगे कि कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी, अन्य पार्टियों से आदिवासी कैंडिडेट खड़े होते हैं, लेकिन जी, आदिवासियों के मैं वोट 3-4 हिस्सा हो एक मिनट जाता है। में पोइम जी, एक मिनट रोकना चाहूंगा इसी बीच में। मेरा एक और सवाल पैदा हो गया आपके लिए जी जी कि आखिर में इस बात को लेकर, जो इस बात की जो जानकारी आप एक पार्टी फोरम में जाने के बाद में आपको हुआ, इससे पहले क्या आपको इस बात की जानकारी, जब इस पार्टी में आप नहीं आए थे, प्रदेश अध्यक्ष नहीं बने थे, तो आपको जानकारी थी या नहीं जानकारी थी? या जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले ऐसे पढ़े लिखे युवा है या जो एमपी हैं, एमएलए हैं, उनको क्या पता है इस बात की जानकारी? जी नहीं, ये कांग्रेस में और बीजेपी में जो नेतागिरी करते हैं उनको बिल्कुल भी बाबा साहब के संघर्ष के बारे में, माननीय जयपाल सिंह मुंडा जी के संघर्ष के बारे में, और ना ही गोलमेज सम्मेलन को पता है, ना 2 वोट का अधिकार पता है, ना ही पुनः पैक्ट पता है। इसी वजह से जो आज मैं वही बताने जा रहा था कि जी किसी जो रिजर्व सीट है, आदिवासी सीट है, उसमें आदिवासी के कैंडिडेट खड़े होते हैं, तो जो है आदिवासी समाज का वोट 3-4 हिस्सों में बंट जाता है। अब अगर बीजेपी को वहां से जीतना है, तो जो बीजेपी के कोर वोटर हैं, जो सवर्ण समाज के हैं या उनके जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, वो जिसको एक तरफा वोट दे दें, वही जो कैंडिडेट जीत जाता है। तो आदिवासी जी के वोट से ही अगर चुनाव हुआ होता, तो आदिवासी के वोटों से ही हार जीत होती, और आदिवासियों के प्रति वो जिम्मेदार रहता, और आदिवासियों के मुद्दे सदन में उठाने का काम करता। अगर वो मुद्दे जी, नहीं उठाता, अगली बार जो है समाज उसको रिजेक्ट कर देता। तो इस तरह से जो बिल्कुल। स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र बाबा साहब अम्बेडकर की जो सोच थी, जो कि बहुत ही दूरगामी सोच थी, उनके माध्यम से सरकार, जो बाबा साहब ने जो व्यवस्था किया था कि अपने समाज का सच्चा प्रतिनिधि पैदा होता। लेकिन गांधी और कांग्रेस ने इस जो 2 वोट के अधिकार को, कम्युनल अवार्ड को खत्म करके जो संयुक्त निर्वाचन प्रणाली लागू करने का प्रयास किया, जिसकी वजह से आज हमारे ST SC के 131 सांसद होने के बावजूद भी आज हमारे चेहरे पर पेशाब किया जाता है। आज हम लोग को जल जंगल जमीन से विस्थापन किया जा रहा है। आज हमको निर्वस्त्र होकर के प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और ये जो हमारे पूना पैक्ट से निकले हुए जो विधायक सांसद लोग हैं, इनका मुंह जो है बंद रहता है। ना तो ये लोग अपने आका के परमिशन से, आका के परमिशन के बगैर ना इनका मुंह खुलता है, और ना ये लोग कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने युवाओं को, अपने पढ़े लिखे लोगों को बाबा साहब के संघर्ष के बारे में, पूना पैक्ट के बारे में, 2 वोट के अधिकार के बारे में, ये सब कुछ जानना बहुत जरूरी है। तभी हमारा आने वाली पीढ़ी बचेगा। नहीं तो ये जो कांग्रेस बीजेपी में जा करके चुपचाप मुंह बंद करने वाले जो नेता हैं, इस समाज का इतना बड़ा नुकसान कर देंगे जिसकी कोई हद नहीं होगी। हमारा समाज जो है वापस गुलामी की ओर जा रहा है, और इसका हम प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं कि ये जो हिंदू राष्ट्र कह के जो अपना एजेंडा चला रहे हैं, जिसकी वजह से आज हमारा समाज बहुत ही दयनीय स्थिति में पहुंच गया है। इसके लिए कांग्रेस और बीजेपी जैसी पार्टियां ही जिम्मेदार हैं। इनके पुरखे लोगों के कारण ही ये सब स्थिति पैदा हुई। जी। जी हेमंत हेमंत जी, जैसा कि ये हिंदू राष्ट्र की बात की है, अभी आपने बात कही, तो इसकी जो परिकल्पना की सोच अगर हम देखें, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे मनुस्मृति को लागू करने की मंशा तो नहीं है? इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना पे अगर जाएंगे तो जाति भेद, वर्ण व्यवस्था, मनुस्मृति, ये सब की बातें आती है। तो इस आखिर में लोगों की मंशा क्या नजर आती है? संविधान को खत्म करके क्या लागू करना चाह रहे हैं ये? देखिए, बीजेपी के नेता तो डंके की चोट पे कहते हैं कि हम तो संविधान को बदलने के लिए सत्ता में आए हैं। वो तो इसकी बानगी भी दिखा चुके हैं। इन लोगों ने एक बार, मुझे सन याद नहीं आ रहा, संविधान की प्रतियों को भी जलाने का काम किया संसद जी भवन जी, के दिल्ली सामने। दिल्ली दिल्ली हाँ, के दिल्ली में संसद संसद भवन के भवन के कुछ सामने दूर पर। जी हाँ, संविधान की प्रति को भी जलाने का काम किया। और इन लोगों ने आज जो है कि आज अनुसूचित जाति के ऊपर देखा जाए तो ऊना कांड देख लीजिए, बेल्ट से मारने का मामला हो, चमड़ी छीलने का मामला हो। तो कुल मिला के जो भारत देश का संविधान लागू होने से पहले जो मनुस्मृति का शासन चलता था,
जिसके अंतर्गत जो वर्ण व्यवस्था के तहत में जिनको शूद्र अतिशूद्र कहते थे, जो आज के तारीख में एसटी, एससी, ओबीसी एंड माइनॉरिटीज हैं, इन लोगों को कोई अधिकार नहीं था। इनको न पढ़ने लिखने का अधिकार था, न इनको नौकरी करने का अधिकार था, न अच्छा कपड़ा पहनने का अधिकार था, और ना ही इनको कुछ नेता बनने का अधिकार था। तो ये सारे अधिकार जो है भारतीय संविधान ने हमको दिया है। ये लोग जो है वापस से भारतीय संविधान को खत्म करके मनुस्मृति के आधार पर देश का राजपाट चलाना चाहते हैं। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि उस समय जो है शूद्र अति शूद्रों की स्थिति क्या होने वाली है। तो ये तो निश्चित रूप से इनका एजेंडा है कि 1925 में आरएसएस का निर्माण हुआ और 2025 में 100 साल पूरा हो रहा है। इसलिए दोबारा इन लोगों ने जो है अपना प्रयास चालू कर दिया है। मोदी जी के को नेता मानते हुए इन्होंने एनडीए को फिर से जो है मजबूत करने का काम दोबारा शुरू किया है। और 2024 में दोबारा सत्ता में हासिल करने के बाद ये हिंदू राष्ट्र घोषित करने के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। तो इसलिए समस्त बहुजन वर्ग से हम हमारा यही अपील है कि इनके एजेंडे को अगर हमको रोकना है तो बहुजन समाज पार्टी ही एक अच्छा विकल्प हो सकता है। और बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में माननीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में अगर बाकी जो छोटे छोटे जो बहुजन दल हैं, जो कई सारे दल बना के रखे हैं, ये सब अपने साथ आ जाते हैं तो निश्चित रूप से बहुजन एजेंडा भी कायम होगा और हम भी इस देश में राज कर सकते हैं और अपनी सत्ता स्थापित कर सकते हैं। जी। मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूंगा। ईवीएम के माध्यम से जो वोटिंग की जो पद्धति है, इसको लेकर के काफी देश में चर्चाएं होती है, और बहुत सारे आ, जो बहुजन विचारधारा के जो लोग हैं, मूल निवासी विचारधारा के लोग हैं, वो ईवीएम को हटाने की मांग करते हैं। इस पर आप बहुजन समाज पार्टी की क्या सोच है ईवीएम वोटिंग को लेकर? देखिए, ईवीएम को लेकर के माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने जितना विरोध किया है उतना किसी नेता ने नहीं किया है। और बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से ही सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका हम लोगों ने लगाया है, जहां पर माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी ने इस केस को देखते हैं और कई सारी पेशियां उसकी हो रही हैं। तो बहुजन समाज पार्टी हमेशा अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के माध्यम से ईवीएम के बैन लगाने के पक्ष में है। लेकिन जो इस देश की सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसने कभी भी माननीय बहन जी का साथ देने का काम नहीं किया। और जो दूसरी पार्टियां हैं उन लोगों ने भी साथ देने का काम नहीं किया। लेकिन हम जो है निष्पक्ष चुनाव अगर होना चाहिए तो ईवीएम तो नहीं होना चाहिए और मतपत्र होना चाहिए। माननीय बहन जी भी कई बार मंचों से माध्यम से कह चुकी हैं और हम इसके पक्ष में हैं और लगातार इसका प्रयास जारी रहेगा। जी। तो मैं लास्ट सवाल के लिए फिर से आपके पास ये आपसे विचार जानना चाहूंगा कि जिस ढंग से आगामी अभी दिसंबर तक चुनाव हो जाएंगे, सरकार बन जाएगी, और बहुजन समाज पार्टी की छत्तीसगढ़ में इस बार क्या रणनीति है? कितने सीटों पर आप लोग चुनाव लड़ेंगे, कितना फोकस रहेगा? और जिस ढंग से भी हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम सरकार में आ रहे हैं, कांग्रेस कह रही है हम सरकार में दोबारा लौटने वाले हैं, बहुत उत्साहित है ये दोनों पार्टियां। और आप पार्टी भी इस बार मुझे लगता है कि 90 सीटों पे चुनाव लड़ने वाली है। और जोगी जी का तो हमको पता नहीं है, जोगी जी की जो जोगी जनता जी पार्टी जो बनी हुई है वो कितने। तो जितने सारे लोग अगर आप लोग लड़ेंगे, अगर एक बहुजन समाज पार्टी के 90 सीटों पर लड़ने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है, तो कहीं ना कहीं अगर जितने भी घटक, आप पार्टी हो गया, जोगी के हो गए, और भी जो क्षेत्रीय पार्टियां होंगी, सब अगर चुनाव लड़ेंगे सभी सीटों पे, तो कहीं ना कहीं स्पष्ट जनादेश बीजेपी के आने के संकेत या उनकी सरकार बनेगी। ऐसे लोग जो कि दूसरे के वोटों से उनका जो गणित का अंक है, वो उनका कहना है कि ये जब जब बहुजन समाज पार्टी पूरी सीटों पे लड़ेगी हमारी सरकार बनेगी, ऐसा उनके कार्यकर्ता भी कहते नजर आते हैं। तो इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा तो ये कहना है कि इस प्रदेश में तीसरे मोर्चे की सरकार नहीं आनी चाहिए। इसको लेकर के 2018 में कांग्रेस और बीजेपी बल्कि एक होकर के चुनाव लड़ने का काम किए हैं, ये मैं स्पष्ट रूप से आपको बता सकता हूं। क्योंकि जी। जब जोगी जी के साथ में बीएसपी का गठबंधन हुआ और हमारी स्थिति मजबूत नजर आ रही थी, तो आपने महसूस किया होगा कि किस तरह से
15 साल तक राज करने वाली भाजपा जो है एक झटके में 15 सीट पे आ जाती है। और जिस जी। कांग्रेस को स्वयं को उम्मीद नहीं था कि हमारी कितनी सीटें आएंगी, और वो 68 सीटें जीत करके पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेती है। तो हमारा जी। आकलन ये कहता है कि निश्चित रूप से आरएसएस और बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी को अंदरूनी रूप से सपोर्ट करने का काम किया, ताकि जो है इस देश में, इस प्रदेश में बहुजनों का राज न आए, जय भीम वालों की सरकार न आए। भले कांग्रेस की आ जाए, कांग्रेस की बन जाए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। आप जी। उसको देख सकते हैं कि वर्तमान में जो कांग्रेस की, भूपेश बघेल की जो सरकार है, किस तरह से बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। लगातार आप देख रहे होंगे कि भूपेश जी। बघेल जी, चाहे राम वन पथगमन योजना का हो, चाहे अंतरराष्ट्रीय रामायण मेला करने का हो, कौशल्या माता जीर्णोद्धार मंदिर। जी। हेमंत जी, आपकी आवाज इम्यूट हो गई। इम्यूट, अभी आवाज को खोल। हेमंत जी, अपनी आवाज, आवाज जी, अभी। कुल मिला के इन्होंने जो है बीजेपी के एजेंडे को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने का काम किया, और मेरा स्पष्ट मानना है कि कांग्रेस पार्टी जो है बीजेपी के एजेंडे को लागू करने के सौदा करके, उनका वादा करके जो है बीजेपी के साथ मदद से जो है कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ में सरकार बनाया। और एक किस मुंह से जी। कहते हैं कि बीएसपी के लड़ने से बीजेपी को फायदा होगा। ये तो किसी भी कीमत पे नहीं चाहते कि तीसरे मोर्चे की सरकार बने, और इन लोगों ने आपस में सेटिंग कर लिया है, चाहे कांग्रेस बने चाहे बीजेपी बने, नीतियां तो एक जैसी होंगी, पॉलिसियां तो एक जैसी होंगी। तो इसको जी। जो है जनता बहुत तेजी से समझते जा रही है। और निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी का जो गणित है कि हम लोग अभी भी 2 सीटें जीते हुए हैं, कई सीटों पे हम लोग बहुत कम अंतर से हारे हैं, उस पर बहुत अच्छा हमारा प्रयास चल रहा है, तैयारी चल रही है। तो हम निश्चित रूप से इस बार जो है बहुत अच्छी पोजीशन में होंगे। और जहां तक गठबंधन का सवाल है, माननीय बहन जी ने स्पष्ट कर दिया है कि हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग जो है, चाहे आज कांग्रेस के नेतृत्व में जो यूपीए का नाम बदल करके दूसरे नाम से इन्होंने बना लिया, बीजेपी के नेतृत्व में और पहले से गठबंधन है, इन दोनों गठबंधनों में जो शामिल नहीं है, ऐसे जो दल हैं जो बहुजन विचारधारा को लेकर के चल रहे हैं, उनके साथ अगर संभव हुआ तो हो भी सकता है कि हम मिलकर भी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन किसी भी तरीके से इस बार जो है सत्ता परिवर्तन होगा, और कांग्रेस बीजेपी दोनों को सत्ता से बाहर करेगी। जी। सर, मेरा लास्ट सवाल आपसे यही है कि आज भी बहुत सारे बहुजन चिंतक लोग ये कहते हैं कि मान्यवर कांशीराम साहब के विचारधारा को, मिशन को बहन जी ने कहीं ना कहीं आ, उस विचारधारा को कहीं आगे बढ़ाने में काम नहीं किया, या कहीं चूक हुई, जिसके कारण उत्तर प्रदेश में भी उनकी ये स्थितियां हुई। और लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का जो स्तर है वो नीचे खिसक रहा है। तो ऐसी बातों को लेकर जो भारत में जो बहुजन समाज 85% के बाद मान्यवर काशीराम साहब ने कही थी, उसको आप किस मोमेंट के तहत में सभी प्रदेशों में ले जाकर, क्योंकि काशीराम साहब सभी राज्यों में जाकर के बड़ी बड़ी रैलियां, गांव में साइकिल में चल करके उन्होंने जो देशव्यापी, इस देश की जो पृष्ठभूमि है, इतिहास को बदलने में एक नई मोड़ फैला दिया था। तो उस परिस्थिति को फिर से नई पटरी पे लाने के लिए बहुजन समाज पार्टी क्या कुछ करने जा रही देखिए, ये आरोप तो सरासर झूठा है कि बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ गिर रहा है या कमजोर हुई है। आप देख सकते हैं, हमारे इंजीनियर रामजी गौतम जी हैं, जो राज्यसभा के सांसद हैं, वो छत्तीसगढ़ के सहित और 7 राज्यों के प्रभारी हैं। और लगातार उनका प्रोग्राम हर जिला, हर विधानसभा में, अनेक अनेक राज्यों में चल रहा है, जहां पर हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ती है उनको सुनने के लिए। आप देख सकते हैं तेलंगाना में जो आर एस प्रवीण कुमार साहब आए हैं, उन्होंने जो माननीय बहन जी की रैली वहां पर किया लाखों लोगों की उपस्थिति में। तो है? जी। राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तेलंगाना हो गया, इन सभी राज्यों में बसपा बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, और नए कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं। आप देखते होंगे कि बड़े बड़े कार्यक्रम भी हो रहे हैं। माननीय आकाश आनंद साहब भी दौरा कर रहे हैं, माननीय रामजी गौतम साहब लगे हुए हैं। तो इन राज्यों में आगामी चुनाव में बहुत चमत्कारिक रिजल्ट आएगा। बसपा जो है दोबारा से एक ताकत बनकर जी। के उभरेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है, और जी। निश्चित जी। रूप से ऐसा। जी, मैं लास्ट सवाल, हमारा समय, आज का परिचर्चा का समय समाप्त हुआ है। मैं लास्ट सवाल आपसे करना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी कितने आंकड़े के साथ में
सरकार में या शासन में या कितने एमएलए को फोकस करके किस एजेंडे के साथ में छत्तीसगढ़ में अपने दमखम के साथ में एक नई उपलब्धि आपके नेतृत्व में, चूंकि आप एक युवा है और इस बार का जो चुनाव होगा इसमें आप लोगों की उपस्थिति क्या रहेगी, ऐसा कुछ हमारे भाषा मानवता चैनल के माध्यम से बहुजन समाज को, जो 85% लोगों की बात करते हैं, हक अधिकार की बात करते हैं और ऐसे जो नग्न प्रदर्शन करने को मजबूर हुआ, ऐसे युवा साथियों और छत्तीसगढ़ के जो SC ST OBC के भाइयों को क्या संदेश लास्ट में देना चाहेंगे आज के इस खास चर्चा में? देखिए, हमने जो डिबेट की शुरुआत की थी, मुद्दा वही है कि आज जो है छत्तीसगढ़ जल रहा है। यहाँ युवा परेशान है, कर्मचारी परेशान है, आदिवासी परेशान है, पिछड़े वर्ग के लोग आंदोलनरत है, अनुसूचित जाति के लोग आंदोलनरत हैं। छत्तीसगढ़ में कोई भी इस सरकार के कामकाज से संतुष्ट नहीं है और निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो डंके की चोट पे ये कहती है कि भारत का संविधान हमारा घोषणा पत्र है और भारत के संविधान को अगर लागू करना है तो बहुजन समाज पार्टी को आगे करना पड़ेगा, सरकार बनानी पड़ेगी। और बहुजन समाज पार्टी तो पूरे 90 सीटों की तैयारी करते हुए चुनाव की तैयारी कर रही है। और उसके अलावा अगर माननीय बहन जी का कोई निर्णय होता है, कोई डिसीजन होता है कि किसी के साथ गठबंधन भी करना पड़ेगा, तो माननीय बहन जी ही अंतिम निर्णय करेंगी। बाकी हमारे पूरे 90 सीटों पे अच्छी तैयारी चल रही है और जैसा कि मैंने बताया कि 20 से 25 सीटें ऐसी हैं जहां पर हम लोग जो है फोकस कर रहे हैं और जहां बहुत अच्छा रिजल्ट हमको पहले भी मिल चुका है। 20,000 से ऊपर वोट हम लोगों को उन सीटों पे मिला हुआ है कभी ना कभी। तो निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी इस बार बढ़त में रहेगी और बहुत अच्छा पोजीशन रहेगा। हमारे सरकार बनाने की स्थिति न रहे तब भी बहुजन समाज पार्टी के बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी, ऐसा निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में इस बार होने वाला। जी जी। भाई साहब, मानवता चैनल में आपने अपना कीमती समय दे करके आज की खास परिचर्चा पर आपने अपने विचार व्यक्त किए, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आ, हम हमारा वॉइस ऑफ मानवता चैनल के टीम के माध्यम से और चैनल के माध्यम से हम ये चाहते हैं कि आप अगर 10 सीटों में भी अगर विजय हासिल कर लेते हैं तो लोगों का मानना है कि आप सरकार में बैठ सकते हैं। और जो खेला ममता बनर्जी कहती है कि खेला हो गया, वैसा आप लोग छत्तीसगढ़ में भी खेला कर सकते हैं। तो इसके उज्जवल भविष्य की कामना वैसा मानवता चैनल की ओर से आपकी इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए हम काम करते हैं और आप इसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। शुक्रिया। जय भीम। जी, सत श्री जय अकाल, भीम। जोहार, जय सतनाम। भीम। बहुत बहुत शुक्रिया।